हाय एवरीवन, हम लोग रैंडम चैनल गेन्स की बात कर रहे थे और हमने कहा था कि अगर हमारे पास रिसीव्ड सिग्नल कुछ ऐसा हो कि आर टी इक्वल्स ए एक्स टी प्लस ईटा टी, जहाँ ए एक नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल है और एक्स टी एक बाइनरी पीएम से सिंबल्स ट्रांसमिट और xt एक बाइनरी पीएम से सिंबल्स ट्रांसमिट कर रहा है, तब हमने देखा था कि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर को कुछ ऐसे लिख सकते हैं। होगा ये, किसी a के लिए हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर को ऐसे लिख सकते हैं और ओवरऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर होगी a पर एक्सपेक्टेशन ये। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर चैनल गेन का फंक्शन होगा और चैनल गेन रैंडम है या नॉन नेगेटिव रैंडम है। अब मान लीजिए कि ए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, तो मान लीजिए कि ए और नेगेटिव दोनों तब अगर ए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, तब जब भी ए नेगेटिव होगा एक तरह से मेरे पास एरर आ जाएगा लगभग। जब भी ए नेगेटिव हुआ, अगर ये बहुत छोटा है 10 to the -5 10 to the -6, तो इसके अलावा जब भी ये नेगेटिव हुआ मेरे पास एरर होगा। और ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर मैं लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ a less than 0 probability of r zero plus probability of a greater than equal to 0, या इसे मैं अलग प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर ये होगी, जिसे कि मैं लगभग प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर ऑफ a लेस देन 0 प्लस ऐसे लिख सकता हूं। तो ये होगा जब मेरे पास एक रैंडम फेज एरर आ रहा है या जब ए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो ये कैसे होगा, इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए
मेरे पास PAM है। मान लीजिए कि मेरे पास PAM है, या मान लीजिए मेरे पास QPSK है। तो मैं PAM से स्टार्ट करता हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास PAM है और SMT इक्वल्स AM cos 2 पाई FCT, ये है। और RT इक्वल्स, पर मेरे पास RT इक्वल्स AM cos 2 पाई FCT प्लस ईटा टी, ये हमने देखा था। पर अब इससे RT से R या RT से रिसीव्ड सिंबल बनाने के लिए मैं इसे कोरिलेटर से पास करता हूं, या इसे एक स्केलर बनाने के लिए मैं psi1t से कोरिलेट करता हूं। इसे रियल बनाने के लिए मैं psi1t से कोरिलेट करता हूं, और psi1t हमने देखा था कि psi1t हमने देखा था। अब मान लीजिए कि psi1t में मेरे पास एरर है। हमने पिछली बार भी कहा था कि psi1t में एरर हो सकता है, तो अब हम देखेंगे कि psi1t में कैसा एरर हो सकता है। तो मान लीजिए मेरे पास लोकली अवेलेबल psi1t हैट में एरर है, और psi1t हैट है cos 2 पाई FCT प्लस टाउ। ये उसमें टाउ का एरर है कि वो, मतलब इसका मतलब ये होता है कि मैं लिख देता हूं ऐसे, इसका मतलब है कि लोकली अवेलेबल सिग्नल टाउ से शिफ्टेड है। इसका मतलब यह है कि लोकली अवेलेबल सिग्नल टाउ से शिफ्टेड है। अब क्योंकि लोकली अवेलेबल सिग्नल टाउ से शिफ्टेड है, तो psi1t में टाउ का अंतर है। तो मतलब यह हुआ कि अब जो स्केलर होगा R, वो होगा RT 0 to t या 0 to ts RT cos 2 pi FCT 2 over ts, और ये ut माइनस u, ये इससे मल्टीप्लाई करना था। RT cos 2 pi FCT प्लस टाउ डी टाउ, और ये आया। अब इसका मतलब हुआ ये है AM cos 2 pi FCT प्लस ईटा t टाइम्स cos 2 pi FCT प्लस टाउ dt। ये अब ये हुआ, नॉर्मलाइज करने के बाद मेरे पास आया
ए एम कॉस 2 पाई एफ सी टाउ और प्लस ईटा, जहां ईटा एक रैंडम वेरिएबल है। अब ये cos 2 पाई एफ सी टाउ, मतलब अगर मेरे लोकल सिग्नल में टाउ का टाइम शिफ्ट है तो मेरा रिसीव्ड सिग्नल इस cos 2 पाई एफ सी टाउ से मल्टीप्लाइड होगा। तो रिसीव्ड सिग्नल cos 2 पाई एफ सी टाउ से मल्टीप्लाई होगा। अब क्योंकि रिसीव्ड सिग्नल cos 2 पाई एफ सी टाउ से मल्टीप्लाइड हो सकता है, तो ये टाउ कुछ भी हो सकता है। टाउ 0 होगा तो ए एम वैसा आ जाएगा। टाउ अगर टाउ एफ सी बाई 4 हुआ तो आप देख सकते हैं कि ये पाई बाई 2 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर 0 हो जाएगा। तो अब टाउ कुछ भी हो सकता है और मेरे रिसीव सिग्नल की पावर इस टाउ पर डिपेंड करेगी। अब टाउ में एरर कितना चलेगा उसकी भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक एग्जाम्पल की तरह से अगर एफ सी 1 गीगाहर्ट्ज है, मतलब 10 टू पावर 9 हर्ट्ज, अगर एफ सी 1 गीगाहर्ट्ज है, 10 टू पावर 9 हर्ट्ज है, तो टाउ इक्वल्स सी हुआ इतना। इतना एरर। अगर क्लॉक में 0.25 आपकी लोकल क्लॉक में या आपके ट्रांसमिट क्लॉक और रिसीव क्लॉक में 0.25 नैनो सेकेंड्स का फर्क है, तब ये सिस्टम काम नहीं करेगा। तो हमें ये चाहिए कि ट्रांसमिट और रिसीव क्लॉक सिंक्रोनाइज्ड हों। हमें चाहिए कि ट्रांसमिट और रिसीव क्लॉक्स सिंक्रोनाइज्ड। हमें चाहिए कि ट्रांसमिट और रिसीव क्लॉक सिंक्रोनाइज्ड हो। तो अगर तो ट्रांसमिट और रिसीव क्लॉक सिंक्रोनाइज्ड हैं तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर ट्रांसमिट और रिसीव क्लॉक सिंक्रोनाइज्ड नहीं है तो इस तरह के एरर्स आ सकते हैं। अब हम QAM देखते हैं कि QAM में इस एरर का क्या असर पड़ता है। QAM में ये और इंटरेस्टिंग होगा। QAM के केस में RT इक्वल्स, QAM लिख देता हूं, AMI cos 2 पाई FCT प्लस AMQ sin 2 पाई FCT प्लस ईटा टी। ये हम जानते हैं। AMI और AMQ ये है, ये हम जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि इसका जो रिसीव्ड वेक्टर आता है मेरे पास R, वो होता है MI और Q। जो रिसीव्ड वेक्टर आता है R वो होता है AMI और AMQ। पर अगर मेरे पास फेज एरर होगा, मैं इसके स्टेप्स नहीं करूंगा, आप प्लीज स्टेप्स अपने आप कर लीजिएगा, हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है इसके लिए। तो अगर फेज, ये रिसीव वेक्टर होना चाहिए, पर अगर मेरे पास फेज एरर है अगर फिर से टाउ का फेज एरर है, अगर फिर से टाउ का फेज एरर है तो R होगा AMI cos 2 पाई FC टाउ माइनस AMQ sin 2 पाई
FC tau और AMQ cos 2 pi C tau प्लस AMI sin 2 pi FC tau। ये जो रिसीव वेक्टर होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब कि जो QAM के इनफेज और क्वाड्रेचर कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे से इंटरफेयर करेंगे, तो कि इनफेज और क्वाड्रेचर कंपोनेंट्स जो कि ऑर्थोगोनल होने चाहिए थे उनकी ऑर्थोगोनैलिटी खत्म हो जाएगी। मतलब कि जो इनफेज और क्वाड्रेचर कंपोनेंट्स ऑर्थोगोनल होने चाहिए थे उनकी ऑर्थोगोनैलिटी खत्म जो इन फेज और क्वाड्रेचर कंपोनेंट्स ऑर्थोगोनल होने चाहिए थे उनकी ऑर्थोगोनैलिटी खत्म हो जाएगी। तो सिंक्रोनाइजेशन एरर्स के कारण हमारे पास ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो प्रॉब्लम्स हैं तो नेचुरली हमारे पास उनके सॉल्यूशंस भी होने चाहिए। तो हम इनके दो पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, या तो दो पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं। फेज को सिंक्रोनाइज करें, दो ऐसे सिग्नल्स भेजें जिन्हें फेज सिंक्रोनाइजेशन की एक फेज को सिंक्रोनाइज करें, दो ऐसे सिग्नल्स भेजें जिन्हें फेज सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत ना हो। तो फेज को कैसे सिंक्रोनाइज करें ये अगर कभी आएगा, मतलब इसे ये किया जाता है, इसको फेज सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक्स, फेज लॉक लूप्स आप कुछ एस्टिमेशन यूज़ करके कर सकते हैं, पर वो सब अगर आएगा तो उसे हम एक किसी अगले कोर्स के लिए छोड़ते हैं। उसके कुछ डायरेक्शन एस्टिमेशन कवर करनी चाहिए जो कि मैंने यहाँ पर कवर नहीं की है। तो इनके लिए ये मैं लिख देता हूँ, ये हम अनफॉर्चुनेटली ये पार्ट हम किसी दूसरे कोर्स के लिए के लिए छोड़ते हैं। और जो दूसरा सॉल्यूशन है कि ऐसे सिग्नल्स डिज़ाइन करें जो कि जिनके लिए फेज सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत ना हो, वो हम इस कोर्स में अगले लेक्चर्स में देखेंगे। तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि हम ऐसे सिग्नल्स कैसे डिज़ाइन करें जिनके लिए कि फेज सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत ना हो। तो अगले लेक्चर की ओर बढ़ते हैं, तब इसके लिए थैंक यू।